हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम लोग सीटेट पेपर 2 सोशल स्टडीज़ के लिए हमारी एनसीईआरटी की थ्योरी को डिस्कस करना शुरू करेंगे। और इस थ्योरी को फ्रेंड्स मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि पहले हम किसी एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद सीटेट में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि एनसीईआरटी से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जितने भी सीटेट पेपर 2 में क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे एनसीईआरटी से बनते हैं, और एनसीईआरटी को आपको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो लगता है कि पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होंगे, तो वहाँ से मैंने जो है एक जिस्ट निकाल के चैप्टर वाइज थ्योरी को डिज़ाइन किया है, और साथ ही साथ पीवाईक्यू भी मैंने रखे हुए हैं। तो हम लोग पहले 6 क्लास की ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, और ज्योग्राफी में हमारा फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि जो सोलर सिस्टम है यहाँ में हमारी अर्थ जो है वो कैसे और कहाँ एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसके पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो कि वेरी फर्स्ट दिया हुआ है चैप्टर में। हमारे जो आसपास आसमान में हमें जितने सूर्य, चंद्रमा और ये तारे, जितने भी खगोलीय पिंड दिखाई देते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, ये सभी दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो ये सारा टोटल मिला के जो दूर दूर तक फैला हुआ है, इसको हमने नाम दिया है यूनिवर्स का। यानी जो यूनिवर्स है ये बहुत बड़ी है, और ये दूर दूर तक जो खगोलीय पिंड है इनमें फैली हुई है। इसके बाद यूनिवर्स में बहुत सारी जो है वो गैलेक्सीज होती हैं, जिनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? हमारी आकाशगंगा, जिसको हम दुग्ध मेखला आकाशगंगा भी कहते हैं। और इसी में बहुत सारे तारे हैं। एक तारा इसमें ऐसा है जिसको हम सूरज कहते हैं, जिसके पास की अपनी फैमिली है, अपने प्लैनेट्स हैं, और इन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है हमारी पृथ्वी। तो ये तो हुआ एक ओवरऑल व्यू कि क्या है कि जो ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं इन सभी से मिलकर हमारा यूनिवर्स बना हुआ है, और हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं। और उन्हीं गैलेक्सीज में से जो हमें पता है उनमें हमारी गैलेक्सी का नाम है दुग्ध मेखला। इसके अलावा हमारी गैलेक्सी के पास वाली जो गैलेक्सी है उसको हम देवयानी कहते हैं, एट्रोमिडा। और इसी गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है जो कि एक तारे का परिवार है, और उस तारे का नाम है सूरज। और सूर्य जो है उसी का एक प्लैनेट है जिसको कि हम अर्थ कहते हैं। अब हमें पता चल गया कि अर्थ कहाँ है और कहाँ एग्जिस्ट करती है। अब अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको कि हम कहते हैं उपग्रह। जो ग्रह होते हैं इनके पास बहुत सारे छोटे छोटे उपग्रह होते हैं, छोटे बड़े। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि प्राकृतिक उपग्रह है, क्योंकि पृथ्वी के आसपास बहुत सारे जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी छोड़े गए हैं। तो जो हमारा प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ साथ चक्कर लगाता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे ही यह जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता जाता है। और क्या होता है कि एक महीने में 2 बार हमें एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। एक बार हमें चांद जो है बिल्कुल पूर्ण रूप में दिखाई पड़ता है, और एक बार जो है हमें चांद दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो जिस रात को हमें चांद जो है वो पूरी तरह गोल दिखाई पड़ता है उसको कहते हैं हम फुल मून नाइट, पूर्ण चंद्रमा वाली रात, और इसे हम पूर्णिमा कहते हैं। जब हमें चांद जो है आसमान में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है वो होती है हमारी न्यू मून लाइट, नए चंद्रमा की रात्रि, और इसको हम अमावस्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन बन चुका है कि न्यू मून लाइट किसको कहा जाता है, तो ये अमावस्या को कहा जाता है। इसके बाद हमें बताया गया है कि सेलेस्टियल बॉडीज कौन कौन सी होती हैं। मतलब कई बार आप समझते हैं कि सूरज जो है एक तारा है, वो सेलेस्टियल बॉडीज नहीं हो सकता। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ें। सूर्य, चंद्रमा, अन्य सभी प्राकृतिक वस्तुएं, ये प्राकृतिक वस्तुओं की बात कर रहा है, नेचुरल थिंग्स की। तो ये सभी जो है रात के समय आसमान में चमकती हैं, इनको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है, खगोलीय पिंड कहा जाता है। और खगोलीय पिंड जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है, मतलब वो किसी दूसरे के ऊष्मा और प्रकाश से नहीं चमक रहे हैं, बल्कि वो खुद के प्रकाश से, खुद की ऊष्मा से चमक रहे हैं, और बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं, उनको हम तारा कहते हैं। आसमान में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन वो हमसे दूर होने के कारण हमें आकार में छोटे दिखाई पड़ते हैं। जबकि सूर्य जो है
हमारे सोलर सिस्टम में है और हमारे पास ही है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई पड़ता है। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है और बड़े आकार के और गर्म होते हैं, क्योंकि ये जो है हीट जनरेट करते हैं, तो इनको हम तारा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा सूर्य है। और तारों के विभिन्न समूह, अभी ये तो एक तारे की बात कर ली हमने, लेकिन अगर बहुत सारे तारे हैं, भाई सूरज है एक तारा है, उसके पास तो अपनी फैमिली है जहाँ हम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें जो है यूनिवर्स में बहुत सारे तारे भी दिखाई पड़ते हैं ना। जब बहुत सारे तारों के समूह मिलकर एक आकृति बना लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नक्षत्र मंडल, यानी ये कॉन्सलेशन कहलाता है। ये आपको याद रखना है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ। आपने कभी देखा भी होगा, गर्मी के टाइम पे रात में छत पे अक्सर दिखाई पड़ता है एक 7 तारों का समूह, जिसको हम सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। इसके अलावा इसी तरह का एक बड़ा जो स्टार्स का समूह है उसको हम अर्शा मेजर या बिग बियर कहते हैं। तो कई बार जो है यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बिग बियर अर्शा मेजर क्या है। तो बिग बियर या अर्शा मेजर एक कॉन्स्टलेशन है जो कि नक्षत्र मंडल है, और यहाँ पे इसी के अंदर एक 7 तारों का छोटा समूह भी है जिसको हम कहते हैं सप्तऋषि नक्षत्र मंडल। इसके बाद बताया गया है आपको ध्रुव तारे के बारे में। ध्रुव तारा जो है आकाश में एक जगह स्थिर है जो कि उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। तो ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित एक स्थिर तारा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये स्थिर तारा है और ये क्या करता है, ये दिशा निर्धारण में सहायक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से क्या ध्रुव तारे के विषय में सही है? तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित एक स्थिर तारा है, मतलब ये अपनी जगह नहीं बदलता है और ये दिशा निर्धारण में सहायक होता है। इसके बाद हमने बात कर ली थी ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज की जिनके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, लेकिन बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे भी होते हैं ना जिनके पास ना तो अपनी ऊष्मा होती है ना ही अपने जो है वो प्रकाश होता है, जो और उनको अगर चमकना भी है तो वो तारे से प्रकाश ग्रहण करेंगे, तो इनको हम कहते हैं ग्रह। देखिए फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे अपनी पृथ्वी की ओर जा रहे हैं कि पृथ्वी कहाँ एग्जिस्ट करती है, कैसे पृथ्वी है हमारे यूनिवर्स में। तो ऐसे खगोलीय पिंड, ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको हम कहते हैं प्लैनेट। और प्लैनेट जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसको कहा जाता है प्लैंटाई, और जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। तो ये ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो एक तारे के चारों तरफ घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। अब हम आते हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम मैंने आपको बता दिया है कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है मिल्की वे गैलेक्सी में। और मिल्की वे गैलेक्सी में जो सोलर सिस्टम है इसका जो मुखिया है, यानी इसमें जो इम्पोर्टेंट आपका स्टार है वो सूर्य है, और उसके पास जो है अपने अलग अलग ग्रह हैं। तो अब हम सोलर सिस्टम और उसके ग्रहों के बारे में देखेंगे। तो सूर्य का परिवार, अब सोलर सिस्टम में है कौन कौन? तो सोलर सिस्टम में हमारा सूर्य, 8 ग्रह, बहुत सारे उपग्रह और बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड। उल्कापिंड वो होते हैं जो टूट जाते हैं, सूर्य का हिस्सा या तारों का वो हिस्सा जो टूट जाता है उसको हम उल्कापिंड कहते हैं। ये सभी सौर परिवार या सौर मंडल कहलाते हैं, इनका मुख्य सूर्य होता है। और जो हमारी पौराणिक रोमन कहानियां हैं उनमें सूर्य को जो है वो सोल देवता कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है सोल देवता। अब हम पहले सूर्य के बारे में देखेंगे, फिर अपने ग्रहों के बारे में देखेंगे। तो सूर्य यानी सन, ये हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सौरमंडल है इसमें जो है ये दीर्घवृत्ताकार आकृति में जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं और सूर्य यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है। तो सूर्य जो है ये हमारे सौरमंडल के केंद्र में एग्जिस्ट करता है और ये बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से निर्मित है, और सौरमंडल में प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत भी है। देखिए यहाँ पे हम जो है इसकी जो क्रिया होती है हाइड्रोजन हीलियम की, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बाद में दिया गया है, और ये हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है।
अब पृथ्वी से इसकी दूरी हमेशा समान नहीं रहती है, उपसौर अपसौर ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो सूर्य जो है ये यहाँ एग्जिस्ट करता है मान लीजिए, और पृथ्वी इसके चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी जो है इसके चक्कर लगाती है तो ये दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। एक बार ये पृथ्वी जो है सूर्य से दूर होती है और एक बार पास होती है। एक बार ये 14 पॉइंट कुछ करोड़ किलोमीटर की दूरी पे होती है और एक बार 15 पॉइंट कुछ की। तो जब ये दूरी की स्थिति होती है इसको कहते हैं हम अपशोर, और जब ये पास की स्थिति होती है इसको कहते हैं उपशोर। तो इसके बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमने सूर्य के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी ले ली है कि सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और ये बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से निर्मित है, और ये सौरमंडल में प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत भी है और हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम ग्रहों के बारे में देख लेते हैं। तो ग्रहों को 8 ग्रह सूर्य के जो हैं इनको सूर्य से दूरी के क्रम में याद करने के लिए एक ट्रिक एनसीईआरटी में दी गई है। आप चाहें तो इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यहाँ ध्यान रखिएगा, सर्व्ड अस। तो माई मतलब एम से बन गया मरकरी, वेरी से बन गया वी से बन गया आपका वीनस, इफिशिएंट से बन गया अर्थ यानी पृथ्वी, और एम से बन गया मार्स यानी मंगल, जे से बन गया जुपिटर मतलब बृहस्पति, एस से बन गया सैटर्न यानी शनि, और यू से बन गया यूरेनस, और एन से बन गया नेपच्यून। तो ये आपको याद रखना है। देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह आपके सूर्य से दूरी के क्रम में है। मान लीजिए यहाँ सूर्य है तो ये बुध है, फिर ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति, ये शनि, ये यूरेनस और ये नेपच्यून। इस तरह से ये ग्रह एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद सभी ग्रह सूर्य के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, और जो ये चक्कर सूरज के चारों तरफ लगाते हैं इसको कहते हैं हम परिक्रमण, और जो ये अपनी धुरी पर घूमते हैं उसको कहते हैं हम रोटेशन यानी परिभ्रमण। तो अब हम सूर्य के बारे में फिर से डिटेल में देखेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य सौर परिवार का मुखिया है, और इसमें जो ऊर्जा निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, जो गर्मी निकलती है, वो नाभिक के संलयन की प्रक्रिया से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है उपसौर, जो कि सूर्य जो है पृथ्वी के नज़दीक होता है उसको पेरिहीलियन कहते हैं। ये 14.7 किलोमीटर होती है, जो कि 3 जनवरी के दिन होती है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि पेरिहीलियन की घटना जो है वो कितने तारीख को होती है। इसी तरह अपसौर जो कि एपिहीलियन होता है ये 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है और ये 4 जुलाई को होता है। यानी सूर्य जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? ये 4 जुलाई में होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 25 सेकेंड यानी लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। इसके अलावा प्रकाश की गति जो है वो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये याद रखना है, 3 × 10⁵5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम ग्रहों को क्रम में देख लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये याद रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर सैटर्न, फिर अरुण और फिर वरुण। एक चीज आपको याद रखना है कि 4 ग्रह पूरे होने के बाद एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो 4 ग्रह यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी एग्जिस्ट करती है, और इसी वजह से ये जो पहले 4 ग्रह हैं और बाद के 4 ग्रह हैं इनमें अंतर भी है। क्या कि जो सूर्य के नज़दीक के 4 ग्रह हैं ये चट्टानों से निर्मित हैं, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और क्षुद्र ग्रह के बाहर वाले जो ग्रह हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं, और ये आकार में बड़े हैं और सूर्य से दूर भी हैं। साथ ही साथ ये गैस तथा तरल पदार्थों के बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है कि सूरज के पास वाले जो 4 ग्रह हैं वो चट्टानों से निर्मित हैं और आकार में अपेक्षाकृत छोटे हैं। आउटर प्लैनेट जो कि आपके गैस और तरल पदार्थों से बने हैं और ये आकार में बड़े हैं। अब हम
डिटेल में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य के पास वाले ग्रह यानी बुध ग्रह के बारे में देखेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। और ये सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है और इसमें जो है दिन बहुत अधिक गर्म और रात बहुत अधिक ठंडी होती है। इसके अलावा इसके पास अपनी कोई सैटेलाइट भी नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी जो घूर्णन है यानी ये अपने अक्ष पे कितने दिन में घूम जाता है, तो ये घूम जाता है 59 डेज में। ये आपको याद कर लेना है 8 के 8 ग्रहों का। इसके अलावा इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम है यानी ये सूरज के चक्कर, यहाँ पे सन एग्जिस्ट करता है तो ये सूर्य के चक्कर लगाता है 88 डेज में। लेकिन अगर मैं ग्रह खुद के घूमने की बात करूँ कि ये अपनी अक्ष पे कितने दिन में घूमता है, तो ये 59 डेज में घूम जाता है। आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास अपना कोई वायुमंडल भी नहीं है और ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। दिन में सर्वाधिक गर्म रहता है, रातें बहुत अधिक ठंडी होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, वीनस, जिसका कि जो है द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के जितना ही है। और ये क्या है, ये एक गर्म ग्रह है, सबसे गर्म है। ये बुध से भी गर्म है, ये याद रखना है। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है और यहाँ पे जो है CO2 की मात्रा लगभग जो है 95% है, जिसकी वजह से तापमान यहाँ पे सर्वाधिक बना रहता है। इसके अलावा इसकी जो घूर्णन गति है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैं NCERT से इतर आपको बता रही हूँ, तो ये भी आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर जहाँ आप नोट्स बनाएंगे वहाँ लिख सकते हैं। तो जो ये है, ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, जबकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो ये याद रखना है कि इसकी जो रोटेशन है वो पृथ्वी के विपरीत होती है। इसके अलावा इसको हम इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके अगर हम परिभ्रमण की बात करें जो है 243 डेज, और इसका अगर परिक्रमण ज्ञात करें तो ये 255 डेज है। तो याद रखना है, बुध का मैंने बताया था 59 डेज रोटेशन और रिवॉल्यूशन 88 डेज, जबकि शुक्र का रोटेशन 243 और रिवॉल्यूशन 255 डेज होता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी इसी को कहा जाता है। तो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शुक्र ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य है। तो ये याद रखना है कि इसके पास भी ना तो कोई अपना उपग्रह है, ना ही कोई अपना वातावरण है, और ये पृथ्वी की जो रोटेशन गति होती है उसके विपरीत घूमता है, यानी ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, जबकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है। अब हम बात करेंगे अपनी पृथ्वी के बारे में, जहाँ पर जीवन संभव है, और इसको हम कहते हैं अर्थ। और ये सूर्य से दूरी के क्रम में, देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखना है, दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, माई वेरी इफिशियंट, ई फॉर अर्थ। और जबकि अगर हम इसकी आकार में बात करें यानी इसके साइज में बात करें तो साइज में ये 5th नंबर पे है। इसके बाद जो है इसकी आकृति की बात कर लेते हैं, तो इसकी आकृति जो है वो जियोड है और इसको हम कहते हैं नीला ग्रह। नीला ग्रह कहने का इसको क्या कारण है, क्योंकि इसके 70% भाग पर जो है वो पानी दिखाई पड़ता है। अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी जो है अधिकतर नीली दिखाई पड़ती है। और इसके पास अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसको हम कहते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा की 2 स्थितियों, पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा और नए चंद्रमा वाली रात अमावस्या, ये दोनों मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके पास स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा के कारण ही चमकती है। यहाँ पे प्रकाश सूर्य का ही उपलब्ध होता है। इसका परिभ्रमण अगर मैं बात करूँ तो ये 24 घंटे 56 मिनट होता है, लगभग एक दिन जिसको हम कहते हैं। और अगर मैं इसका परिक्रमण ज्ञात करूँ तो ये सूर्य का चक्कर जो है वो 365 सही 1/4, अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें, या फिर आप 365 दिन भी कह सकते हैं। इसी कारण क्योंकि ये जो है एक परिक्रमण 365 सही 1/4 यानी कि 365 और एक दिन का चौथे भाग में पूरा करती है। इसी कारण हर चौथे वर्ष जो है 366 दिन यानी लीप वर्ष हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसके बाद यहीं पे पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, इसके बारे में आपको बताया गया है। और फ्रेंड्स इससे इतने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं कि आप काउंट करेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इससे बने हैं लगातार। अगर हम चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी की बात करें तो ये 3,84,000 किलोमीटर है। तो ये याद रखना है, ये 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। और ये पृथ्वी का एक चक्कर जो है वो 27 डेज में लगा लेता है। और ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट है।
इसका पृथ्वी से एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ घूमता है तो हम पृथ्वी से इसका एक ही पार्ट दिखाई देता है, सामने सामने की स्थिति। इस पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। और इसका जो व्यास है, डायोमीटर है, वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी इसकी त्रिज्या भी पृथ्वी के त्रिज्या की 1/4 ही होगी। और चंद्रमा की सतह पर छाया वहां उपस्थित पर्वत, मैदान और गड्ढों से बनती है। यानी कि अगर आप जो चंद्रमा में दिखाई देता है कि चांद में दाग है, इस तरह को कुछ आप सुनते हैं, तो वो क्या है, वो वहां उपस्थित जो पर्वत और मैदान और गड्ढे हैं उनकी छाया है, जिसे कि आप चंद्रमा पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब चंद्रमा पर पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 20 जुलाई 1969 में पहुंचे थे। और इनका जो मिशन था वो अपोलो 11 था। अगर हम किसी भारतीय की बात करें तो भारतीय थे राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 को पहुंचे थे। और हाल ही में चंद्रयान 3 ने हमारे सफल लैंडिंग की है, उसके बारे में सभी ने पता होगा क्योंकि न्यूज़ में बहुत अधिक रहा है। उस पॉइंट को जहाँ पे चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी, उसको मोदी जी ने जो है वो तिरंगा पॉइंट घोषित किया है। इसके अलावा शिव शक्ति पॉइंट घोषित किया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 पॉइंट्स की बात करनी है हमको, एक तिरंगा पॉइंट की और एक शिव शक्ति पॉइंट की। तो शिव शक्ति पॉइंट कौन सा है, जो कि हमारा चंद्रयान 3 का है। और जो चंद्रयान 2 का जहां से संपर्क टूटा था उस बिंदु को कहा गया है तिरंगा पॉइंट। इसके अलावा 23 अगस्त को हमने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की थी। इस दिन को हम अब क्या करेंगे, हम इसको राष्ट्रीय जो हमारा स्पेस डे है वो घोषित किया गया है। इसके अलावा जो आपका चंद्रयान 3 है, इसका लैंडर और रोवर, इनके नाम भी आपने याद रख लेने हैं, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। इसके अलावा इस चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ ही भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। तो ये सारी एक्स्ट्रा नॉलेज आपने कलेक्ट करके कहीं एक जगह नोट डाउन कर लेनी है, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। अब हम बात करेंगे अपने 4th ग्रह की, जिसको हम कहते हैं माई वेरी इफिशियंट मदर, M फॉर मार्स, यानी मंगल ग्रह। और इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो लाल ग्रह किस ग्रह को जाना जाता है, मंगल ग्रह को। और क्यों लाल ग्रह कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसका परिभ्रमण काल है वो 24 घंटे है और इसका परिक्रमण काल वो जो है 687 दिन है, यानी कि मंगल पे एक साल जो है वो 687 दिन का होता है। इसके 2 प्रमुख उपग्रह हैं जिनको हम फाबोस और डिमोस कहते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है। आगे आपको शनि के भी कुछ उपग्रह देखने को मिलेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो मंगल के 2 ग्रह हैं, फाबोस और डिमोस। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं उनको हम इनर प्लेनेट यानी आंतरिक ग्रह कहते हैं और ये कठोर चट्टानों के बने होते हैं। और इनके बाद एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये याद रखना है। और ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है इनर और आउटर प्लैनेट्स के बीच भी पाई जा सकती हैं। इसके बाद आता है आपका बृहस्पति ग्रह। अब हम बात करेंगे अपने बृहस्पति ग्रह की, जो कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने पृथ्वी के बारे में बताया था कि पृथ्वी जो है आकार में 5th नंबर पे आता है, जबकि बृहस्पति जो है वो आकार में 1st नंबर पे आता है। और इसकी जो परिभ्रमण गति है यानी अपने अक्ष पे घूमने की जो गति है वो बहुत तेज है, क्योंकि ये लाइट वेट है। तो इसकी जो गति है वो 9 घंटे 56 मिनट में पूरी कर ली जाती है। जबकि इसका परिक्रमण काल, क्योंकि जैसे जैसे ग्रह सूर्य से दूर होते चले जाते हैं वैसे वैसे उनको परिभ्रमण में बहुत अधिक समय लगता है। सॉरी फ्रेंड्स, परिक्रमण में। ये इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इंग्लिश में आप अच्छे से याद कर पाएंगे। रोटेशन और रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन में इसको 11 साल 11 माह लग जाते हैं। और इसके जो ग्रहों की संख्या है वो अभी तक ज्ञात हुए हैं जितने, वो है 79। देखिए ये एनसीईआरटी में डेटा अपडेटेड नहीं है, एनसीईआरटी में 53 ही दिया हुआ है, जबकि अभी तक जो ज्ञात हो चुके हैं वो 79 उपग्रह इसके ज्ञात हो चुके हैं। और इनमें सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है इसका। इसके अलावा जो ये गैनीमेड है ये सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह पाए जाते हैं उनके पास जो भी सैटेलाइट्स हैं नेचुरल रूप से, उनमें सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, ये गैनीमेड है। और इसके अलावा जो ये पट्टी पाई जाती है ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट।
इसके अलावा अगर हम बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इसका रंग पीला होता है और इसके चारों तरफ छल्ले या वलय भी पाए जाते हैं। ऐसे हमारे 3 ग्रह होते हैं जिनके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, जिसमें आपका बृहस्पति, शनि और अरुण या वरुण में से भी एक ग्रह शामिल है। ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा शनि। तो शनि की जो परिभ्रमण गति है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि जो बाह्य ग्रह हैं इनकी परिभ्रमण गति यानी इनका जो रोटेशन पीरियड है ये बहुत कम होता है। बृहस्पति का 9 घंटे है, शनि का 10 घंटे है। तो शनि का 10 घंटे 40 मिनट का परिभ्रमण है और परिक्रमण रिवॉल्यूशन यानी सूर्य का चक्कर ये लगाता है 29 साल 5 माह में। इसके अलावा इसका जो घनत्व है, इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है और इसके उपग्रह जो है एनसीईआरटी में तो आपके 53 दिए हुए हैं, जबकि वर्तमान में जितने हम खोज चुके हैं, क्योंकि वैज्ञानिक खोजें चलती रहती हैं तो ये उपग्रह घटते बढ़ते रहते हैं। इसके वर्तमान में उपग्रह है 82। तो अगर हम बात करें कि किसके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं तो ये है शनि। शनि के पास सबसे अधिक नेचुरल सैटेलाइट है और इसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसको टाइटन कहा गया है। ये जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता रही हूँ ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स के तौर पे याद रख सकते हैं। तो मैंने आपको बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह बताया था गैनीमेड और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अब हम बात करेंगे यूरेनस की यानी अरुण की। तो इसको हम कहते हैं लेटा हुआ ग्रह, क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव बहुत अधिक है और ये मीथेन के बादलों से घिरा हुआ है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो आपका यूरेनस है ये मीथेन के बादलों से घिरा हुआ है और इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। और ये वलय किसके बने होते हैं? ये वलय बने होते हैं सिलिकेट के। तो इसके चारों ओर सिलिकेट के वलय और मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं। अगर हम इसके परिभ्रमण की बात करें तो ये वही एक दिन से भी कम समय में यानी 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपके बाह्य ग्रह हैं वो रोटेशन में कम टाइम लेते हैं और रिवॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम लेते हैं। जबकि हम आंतरिक ग्रहों की बात करें तो आपने देखा कि बुध ने 59 डेज लिए, जो आपका बुध के बाद आता है शुक्र ने आपके 243 डेज लिए, पृथ्वी ने 1 दिन लिया। और अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल ने भी 24 घंटे लिए हैं। तो जैसे जैसे दूरी कम होती गई वैसे वैसे टाइम भी कम होता गया। इसके बाद हम अगर बात करें नेक्स्ट की तो नेक्स्ट आता है आपका नेपच्यून। ट्रिक एक बार फिर से याद कर लेते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो N4 नेपच्यून। और ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है और इसी कारण से ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। अगर हम इसके परिभ्रमण की बात करें तो ये 16 घंटे में और परिक्रमण 164 साल में। देखिए यहाँ पे कितना अधिक टाइम, क्योंकि ये जो परिधि है, घूमने की जो परिधि है, जैसे ये सूर्य है तो यहाँ से घूमने की परिधि का आकार बढ़ता चला जाता है, इसी कारण से इसको सबसे अधिक समय 164 साल लगते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके पास भी उपग्रह हैं तो बिल्कुल इसके पास भी उपग्रह हैं और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो ट्रिटोन है, ये याद रखना है। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ ग्रहों के चारों ओर वलय छल्ले भी पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि शनि के चारों तरफ अरुण के चारों तरफ सिलिकेट के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं और बृहस्पति के चारों तरफ भी छल्ले पाए जाते हैं और शनि के भी। तो ये याद रखना है कि अरुण, बृहस्पति और शनि यानी कि जो हमारे बाह्य ग्रह होते हैं, तीनों बाह्य ग्रहों के लास्ट वाले को छोड़कर, वरुण को छोड़कर, इन तीनों के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। इससे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बना है। इसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियो प्लस ग्राफिया, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। कुछ अन्य शब्द भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिनमें कि जियो प्लस लॉजिया, जिसे कहते हैं हम जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन, जियो प्लस मैट्रिया, जियोमेट्री, जिसमें हम पृथ्वी का मापन शामिल करते हैं, और जियो प्लस ऑर्डस, जिसको हम जोड़ कहते हैं और ये होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब हम सबसे पहले एक हमारे खगोल शास्त्री हुए हैं प्राचीन भारत के, जिनका नाम था आर्यभट्ट, और ये प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो सभी ग्रह हैं और जो चंद्रमा है इनके पास अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि ये सूर्य के
परावर्तित प्रकाश यानी रिफ्लेक्टिव जो लाइट है उसके कारण चमकते हैं। तो ये आपसे पूछा गया था अभी 2023 में ही, जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा। अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले जो असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, जो कि पहले ग्रह का भाग थे, अब ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं, ये क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड कहलाते हैं। और इनकी सर्वाधिक संख्या मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाई जाती है। और आपको पता भी है कि जो बृहस्पति है और मंगल है, इनके बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी एस्ट्रॉयड बेल्ट भी पाई जाती है। अब यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा फैक्ट मिला था, एट्रोमिडा। तो एट्रोमिडा क्या है? इसको हम हिंदी में कहते हैं देवयानी, और ये हमारे आकाशगंगा जिसका नाम है मिल्की वे, उसके पास की सबसे पास वाली गैलेक्सी है। अब हम उल्का पिंड की बात करते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। इनकी प्रवृत्ति मतलब ये जैसे ही टूटते हैं ये वैसे ही पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, और इसी कारण से हम कभी कभी इनको टूटता हुआ तारा भी समझ लेते हैं। और ये कभी कभी वायु के साथ घर्षण में आकर गर्म होकर जलने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके पास की एट्रोमिडा जिसको हम देवयानी कहते हैं। अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता है था। कब तक? 2006 तक हम 9 ग्रह मानते थे, लेकिन ISU इंटरनेशनल जो आपका खगोलीय संगठन है, उसने 2006 में इसको बोना ग्रह घोषित कर दिया है। और हमारे पास प्लूटो के अलावा भी 2 और बोने ग्रह हैं जो हमें पता है, एक प्लूटो, एक 2003 UB133। ये आपको याद रख लेना है नाम। देखिए फ्रेंड्स, कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ इनके नाम में, लेकिन मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करेंगे तो याद रख सकते हैं। एक सिरस, तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा बोना उपग्रह नहीं है? तो बोने उपग्रह 3 हमारे दिए गए हैं, प्लूटो, 2003 UB313 और सिरस। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको और याद रखना है, वो है शुक्र और यूरेनस के बारे में। शुक्र और यूरेनस जो है वो परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में करते हैं। इसका मतलब है कि अगर सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह इस दिशा में चक्कर लगा रहे हैं तो ये ऐसे लगाते हैं। अगर सभी ग्रह क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और अगर सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज घूमेंगे। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत डिटेल में हमने चैप्टर 1 को किया सब्जेक्ट का, उससे आए हुए प्रीवियस ईयर के सीटेट पेपर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर से लगभग आपसे 15 to 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इनमें से मैंने 7 से 8 क्वेश्चंस को ही इंक्लूड किया है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि 7 से 8 क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया जाए, और इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि चैप्टर से NCERT से किस तरह के क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में बनते हैं। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है हमारा ये है, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? तो आपको पृथ्वी के बारे में बताना है, और पृथ्वी के बारे में कुछ बेसिक जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए हैं। इनमें से एक सही नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो ये ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है, ये बिल्कुल सही है। इसके बीच में थोड़ा सा उभार है, ये भी सही है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था, ये भी बिल्कुल सही है। यह पूर्णतः गोल है, तो पृथ्वी गोल नहीं होकर के एक भुआब, एक जियोड़ की आकृति की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग हो जाता है, और यही आपका सही है, क्योंकि आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे यूथ पब्लिकेशन का या किसी भी पब्लिकेशन का एक प्रीवियस ईयर ले लीजिए, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है, जब आप इस तरह से पढ़ते चलेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों का संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? देखिए मैंने आपको बताया था कि सन के आसपास जो 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, इसके बाद एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, और फिर 4 ग्रह हैं ये बाह्य ग्रह हैं। और जो आंतरिक ग्रह हैं ये चट्टानों से निर्मित हैं, और जो बाह्य ग्रह हैं ये गैस और तरल पदार्थों से निर्मित है। अब ये तो आपको पता है कि 4 बाह्य ग्रह हैं वो गैसों से निर्मित है, और तो आप पता कैसे लगाएंगे कि वो 4 ग्रह कौन से हैं? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स।
तो आपको पता चल गया होगा कि 4 बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो सबसे पहला बाह्य ग्रह आता है एम, जिसको हम जे, जिसको हम कहते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति। उसके बाद आता है सर्वड़ का एस, जिसको हम कहते हैं सैटर्न। और उसके बाद आता है आपका नेपच्यून, और उसके बाद आता है आपका यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 4 ग्रह हैं। देखिए फिर से सुन लीजिए इसका क्रम, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये देखना है किसमें है, शुक्र नहीं, शुक्र तो आंतरिक ग्रह में है, ये पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहलाता है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया है। इसके बाद आता है हमारा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन हम 2 ऑप्शंस भी देख लेते हैं, मंगल और शुक्र, शनि, यूरेनस। तो इसमें 2 ग्रह तो हैं, और जबकि 2 ग्रह ये आंतरिक ग्रह हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी। पृथ्वी आपका आंतरिक ग्रहों में आता है, और मंगल भी। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर जीवन संभव है, और ये अपना रोटेशन टाइम जो लेती है वो लेती है 24 आवर्स, और रिवॉल्यूशन टाइम रहता है इसका 365 डेज। और अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 365.25 या फिर 1/4 आप इसको कह सकते हैं। तो ये टाइम पृथ्वी लेती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ऐसे पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। खगोलीय पिंड नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि खगोलीय पिंड वो सारी आकृतियां हैं जो कि आकाश में हमें दिखाई पड़ती हैं, चाहे उनके पास अपना प्रकाश है और चाहे नहीं है। लेकिन जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है उनको हम कहते हैं तारा, और जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है और वो तारों की रोशनी से चमकते हैं उनको कहते हैं हम ग्रह। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। तारामंडल मैंने आपको बताया ही था कि तारामंडल जो है उन्हें कहते हैं जब बहुत सारे तारों की आकृति बनाई जाती है, मतलब बहुत सारे तारे मिलकर एक विशेष आकृति बनाते हैं। इसी तरह का एक उदाहरण था बिग बियर, और उसी में एक एग्जाम्पल शामिल है जिसको हम कहते हैं सप्तऋषि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किसके चारों ओर छल्ले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसका ईयर भी इंक्लूड कर दिया है। सारे क्वेश्चंस के सामने मैंने ईयर जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिनके चारों ओर छल्ले यानी वलय होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके बाह्य ग्रह होते हैं 4, इनमें से लास्ट वाले को अगर आप छोड़ देते हैं तो बाकी 3 के चारों तरफ आपके वलय पाए जाते हैं। अब बाह्य ग्रह आपको पता है कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारे मंगल के बाद वाले होते हैं, बृहस्पति, शनि, ये यूरेनस और ये नेपच्यून। तो नेपच्यून को आपको छोड़ देना है। अब आपको कौन सा है, बृहस्पति, शनि और ये क्या है, ये यूरेनस है। तो अब आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो शनि, नेपच्यून और मंगल इनमें से आंतरिक ग्रह, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इसके बाद शनि, शुक्र और नेपच्यून, इसमें शुक्र भी आंतरिक ग्रह, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद शनि, शुक्र, मंगल, ये भी रॉन्ग हो जाता है। लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है डी, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, जहाँ पे शनि, बृहस्पति और यूरेनस ये दिया गया है। तो याद रखना है इन्हीं 3 ग्रहों के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। अब एक पृथ्वी दिन कहलाता है, किसे हम पृथ्वी दिन कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी दिन का मतलब होता है पृथ्वी का अपनी दूरी पे घूम जाना, यानी उसका परिभ्रमण, और परिभ्रमण होता है उसका 24 घंटे में। तो ये क्या है पृथ्वी दिन का मतलब, जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, नहीं, वो तो फिर कटिबंधीय क्षेत्र हो जाते हैं। मैं आपको उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर्स में बताऊंगी। ग्रीनविच का मानक समय ये भी गलत है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, ये बिल्कुल सही है कि जितने टाइम में पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपनी एक्सिस पे रोटेट हो जाती है, वही पृथ्वी दिन कहलाता है। और जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा लेती है वो टाइम होता है 1 साल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बिग बियर एक उदाहरण है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि जब बहुत सारे तारे मिलकर एक ऐसे पैटर्न बना लेते हैं कोई भी, तो उनको हम कहते हैं नक्षत्र मंडल, और इसी का एक उदाहरण है सप्तऋषि तारामंडल। तो यहाँ पे आपको बताना था बिग बियर क्या है, तो ये एक नक्षत्र मंडल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी को भूआब के रूप में वर्णित क्यों किया जाता है, मतलब आप पृथ्वी को भूआब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ध्रुवों के पास से थोड़ी सी चपटी है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इस कारण से इसको हम नीला ग्रह कहते हैं, इसको हम इस तरह से भूआब नहीं कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी पर है, तो बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये इसका सही रीज़न नहीं है। इसके बाद पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है, तो ये यहाँ पे जीवन होने का कारण दिया हुआ है कि यहाँ पे जीवन क्यों संभव है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाता है, इसी कारण से हम कभी भी चंद्रमा का दूसरा भाग नहीं देख पाते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी बताए थे चंद्रयान 3 से रिलेटेड, तो वो भी आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार कि जहाँ पे हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है चंद्रमा की भूमि पे, उसको हम शिव शक्ति पॉइंट कहेंगे। जहाँ पे हमारा चंद्रयान 2 पहुँचा था उसको हम तिरंगा पॉइंट कहेंगे। इसके अलावा जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली चंद्रमा पर लैंड किया था, उस दिन को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे। और जिस दिन हमारा जो ये चंद्रयान 3 है वो डेट थी 23 अगस्त। तो फ्रेंड्स इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है। क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाता है। चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है, नहीं होगा यहाँ पे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, परंतु अपने अक्ष पर नहीं, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता नहीं है, चंद्रमा स्थिर है और ये जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे ही घूमता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर जितने समय में लगाता है उतने ही समय में अपने अक्ष पर घूम जाता है। ये बिल्कुल सही है कि जितने टाइम में वो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा उतने ही टाइम में अपने अक्ष पर घूमता है, इसी कारण से हम इसका दूसरा भाग नहीं देख पाते हैं। तो ये आपका सही रीजन हो गया है। तो फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो आप लोग एक प्रीवियस ईयर ले लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बना है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को रिवाइज करें तो उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करें नोट्स के थ्रू, या फिर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से एनसीईआरटी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ मेरी ये वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए, आपका जो पेपर 2 है वो कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।